बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज ए स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारी वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट्स करते हैं उनको मैं रिप्लाई करूँ। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंटिफिक बेसिस पे लॉजिकली उसका रिप्लाई किया जाए। एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया कि उनको बलगम बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह से इलाज किया जा सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये बलगम होती क्या है। याद रखें, बलगम की आप दो कैटेगरीज कर लें। एक होता है सलाइवा या लुआब की शक्ल में जो कि मुंह के अंदर पैदा होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब ये इंक्रीज़ कर जाए तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस में होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, बाज़ का तो उनकी कोई कंडीशन हो जाती है, उनका कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उनके अंदर कोई ट्यूमर हो जाता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। जो रूटीन में किसी को आता है 2-4 दफ़ा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी कंडीशन होती है स्पूटम की, बलगम की। वो हमारे फेफड़ों से आता है, लंग से आता है। अब लंग से भी अगर दिन में आपको एक आधा चम्मच सुबह के टाइम में स्पेशली आए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये एक नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह के टाइम जो उनको थोड़ा स्पूटम आता है उससे वो परेशान हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो एक नॉर्मल चीज़ है अगर एक आधा चम्मच आए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर परेशानी की बात है कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन में होता है और कोई उसकी बीमारी वजह हो सकती है। अब हम उसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ये जो स्पूटम या बलगम आती है, इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो स्मोकर्स में होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर देखें, एक धुआं जो है ये एक फॉरेन बॉडी है जो बाहर से गई है और उसको एक जिसमें एक रिएक्शन देता है, उस स्पूटम की शक्ल में वो जो बलगम पैदा होती है वाइट कलर की होती है और बड़ी सख्त सी होती है और वो एक लकीर की शक्ल में होती है। ये जो स्मोकर हजरात हैं वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं स्मोकिंग की वजह से और वो बलगम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें जो बेसिक काज है वो आपकी स्मोकिंग है। जो दूसरी वजह है वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह मौसमी इन्फेक्शंस होते हैं, जिसको वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं या टीबी हो सकती है। तो जो ये इन्फेक्शंस होते हैं इनकी वजह से भी ये बलगम आ सकती है। अब इसका फ़र्क कैसे करना है, हमने जो स्मोकिंग की और इसका हमने जो फ़र्क करना है वो ये है कि अगर स्मोकर की जो बलगम है वो थ्रू आउट ईयर्स रहती है, यानी कई महीनों से होती है, और जो इन्फेक्शन की वजह से होती है वो चंद दिनों से या चंद महीनों से होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती। तो इस तरह हम फ़र्क कर सकते हैं कि इस बंदे को किस चीज़ से बलगम पैदा हो रही है। तीसरी बड़ी वजह इसकी होती है गर्ड ये होता है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक कंडीशन है जिसमें जो मैदे का तेज़ाब है वो खुराक वाली नाली के ज़रिए से गले में आ जाता है। तो ये भी इस तरह एक बलगम की शक्ल में या स्पूटम की शक्ल में इसकी प्रेजेंटेशन होती है। इसके साथ थोड़ी बहुत ही जलन भी होती है आपके सीने के सेंटर में या मैदे के ऊपर भी इसमें जलन हो सकती है। तो ये तीसरी बड़ी कंडीशन है जिसकी वजह से बलगम आती है। इसके अलावा जो बड़ी कंडीशन है वो होती है राइनाइटिस या पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी जिन लोगों को नाक और गले की एलर्जी होती है उनको जो स्पूटम है वो नाक के रास्ते बाहर आने की बजाय वो पीछे गले में वो गिरता रहता है, जो गले में, जिसको हम केरा भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो अगली बड़ी वजह जो है वो केरा होता है और वो फिर पेशेंट को बार बार उसको निकालना पड़ता है। अब अगला इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या किया जाए। अब इसके इलाज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका जो मुस्तकिल इलाज है वो वैक्सीन की शक्ल में होता है अगर उसको नाक और गले की एलर्जी है। वैक्सीन इसका मुस्तकिल इलाज होता है, इसका अपना प्रोटोकॉल है। वो फिर आप सेंटर विजिट करें, वो हमारे तमाम सेंटर्स पे अवेलेबल है। आप तशरीफ़ लाएँ, वो टेस्ट करते हैं और उसकी फिर वैक्सीन कर देते हैं। अगर ये कोई ना करवाना चाहे तो ये इसका मुस्तकिल इलाज होता है अगर आपको नाक गले की एलर्जी है। अगर कोई ना करवाना चाहे तो फिर इसमें अगला इलाज होता है सिम्प्टोमेटिक या मौसमी। आप कह लें कि आप जिन लोगों को मौसमी एलर्जी होती है नाक गले की, वो हम 3-4 माह करते हैं, आपका साल गुजर जाता है, फिर अगले साल फिर उसको कर देते हैं। तो दूसरी इस इलाज का तरीका ये है। तीसरा होता है टाइम पास वाला, कि कोई एक गोली ले ली छोड़ दी, वो फिर टाइम पास है, ये फिर सारी उम्र का सिलसिला है। अगर तो आपको रिलेटेड है इस चीज़ के, यानी नाक और गले की एलर्जी, अगर आपको स्मोकिंग की वजह से बलगम पैदा हो रही है तो फिर आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगी। आप याद रखें, अगर आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो 50% आपका इलाज यहीं हो जाएगा। जो बाकी 50% है वो 4-5 महीने हम इलाज करके वो भी छोड़ देते हैं और ठीक हो जाते हैं। अगर आप इलाज करते रहें साथ में स्मोकिंग करते रहें तो फिर ये सारी उम्र आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई गर्ड की, या जो मैदे से तेज़ाब आता है, उसके सिंपल कुछ आपने एहतियातें करनी है और उसका कुछ इलाज होता है। इलाज होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसको शिद्दत कितनी है वो हम उसके हिसाब से इलाज करते हैं। एहतियात आपने ये करनी है कि आपने रात के टाइम स्पेशली 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है।
रात को आपने कोशिश करनी बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं खाना। रात को आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स या लिपिड्स वाली या चिकनाई वाली, मतलब कढ़ाइयाँ जो हमारे आमतौर पर रूटीन में खाई जाती हैं, वो ना खाई जाएँ, स्पेशली अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है। आपने हल्की खुराक खानी है, फ्रूट खाने हैं, दाल सब्जी खा सकते हैं, वो बेहतर है गोश्त की बजाय। तो अगर आप इन चीज़ों का या अगर आप ज़्यादा वजनी हैं, आपको ज़्यादा ओबीज़ है, तो अपना वज़न कम कर लें। अगर आप ये एहतियातें करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। यानी जब ये मैदे का मसला हल होगा तो आपका वो बलगम नहीं पैदा होगी और आपको परमानेंट इसका हल मिल जाएगा। अगर आखिर में ब्रीफली मैं बात करूं तो इसमें जो स्पूटम पैदा होती है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे लोग, आप बेहतर जानते हैं, जो लोग सर्च करते हैं कि कोई अदरक बताता है, कोई लहसुन बताता है, कोई थोम, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे होते हैं लोग। तो याद रखें कि अगर आपकी कोई कॉज है जो मैंने ये बताई हैं, तो उस कॉज को जब आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका वो मुस्तकिल इलाज नहीं होता। एक हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, सेटिस्फैक्शन वाला, 2-4 घंटे के लिए। वो जब आप चीज़ें लेते हैं तो कुछ आपको सूथिंग इफेक्ट आता है, वो इलाज नहीं होता। तो बेहतर है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं या एलर्जी के डॉक्टर को दिखाएं और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर ये चीज़ें करेंगे तो आपकी चीज़ कॉम्प्लिकेट होगी और उसके बाद आप, एक लिमिट इस तरह की आती है इन कंडीशंस में कि फिर ये काबिल इलाज नहीं रहती, फिर हमको सिम्प्टोमेटिक इलाज करना पड़ता है, ये सारी उम्र दवाएँ खानी पड़ती हैं। तो आपके लिए इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है ख़ास किस्म का इन तमाम डिजीज़ से मुतल्लिक, या आपको बलगम आती है या कोई और क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइंटिफिक बेसिस पे उसका रिप्लाई करूं। या अगर आपका कोई केस है जो डायग्नोज नहीं हो रहा, तो आपने ये कोशिश करनी है 2 से 3 लाइंस के अंदर वो अपनी हिस्ट्री लिखें, अपने टेस्ट लिखें। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, गाइड करूँगा, ताकि आप अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुँच कर अपना इलाज करवा सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।